आप इस लिक्विड को बनाकर अपने कूलर में डालेंगे तो आज के बाद आपका कूलर कभी भी कमरे में हब्स नहीं करेगा। और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको मानसून से पहले पता होनी चाहिए ताकि आपका कूलर अच्छे से काम करे और आपके कमरे में हब्स भी ना करे और आपको इससे फ़ायदा हो। बाज़ार में इस तरह के डिह्यूमिडिफायर इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं छोटे से, जो आप घर में जब भी लगाते हैं इससे आपके घर में मौजूद नमी का तनासुब, ह्यूमिडिटी कम होती है और ये एज अ डिह्यूमिडिफायर काम करता है। आपको चिपचिपाहट कम फील होती है। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो लिक्विड है वो हम घर में दो ऐसी कुदरती चीज़ों से बनाएंगे जो एज अ डिह्यूमिडिफायर काम करेंगी, कमरे में मौजूद हब्स को कम करेंगी। इस लिक्विड को हम शामिल करेंगे अपने कूलर के पानी के अंदर ताकि आपका कूलर जब वर्क करे, आपको हवा दे, तो ये एज अ डिह्यूमिडिफायर भी काम करे और वो जितनी भी हब्स क्रिएट करेगा वो अब इस लिक्विड को ऐड करने के बाद नहीं होगी। और आपके साथ कुछ किचन टिप्स भी शेयर कर रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगी, आपके पैसों की भी बचत होगी और टाइम की भी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट टिप किचन से रिलेटेड है। टी स्ट्रेनर्स आप यूज़ करते हैं जिनको आप पोनिया कहते हैं, ये भी वक्त के साथ यूज़ करने से आहिस्ता आहिस्ता गंदी हो जाती हैं। आप इसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते जिसकी वजह से इसके होल्स बंद हो जाते हैं, होल्स के अंदर पत्ती फंस जाती है और साइडों से इर्द गिर्द से भी आहिस्ता आहिस्ता ये साफ़ नहीं रहती, गंदी हो जाती है। अगर आप इसको हार्श स्क्रबर से साफ़ करते हैं इसकी जाली को, तो इसमें इस तरह के होल्स आ जाते हैं। या कभी कभी आप डायरेक्ट फ्लेम पे भी अपनी पोनियों को, स्ट्रेनर्स को रख कर फ्लेम देते हैं तो उसके अंदर जो पत्ती फंसी होती है वो साफ़ हो जाती है, मगर इससे इसके अंदर होल हो जाते हैं। सेफ वे में आपको टिप बताती हूँ कि आप अपने स्पोनी की इस स्ट्रेनर्स को, टी के स्ट्रेनर्स को किस तरीके से साफ़ करेंगे और ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, जम्स फ्री भी, और जितने भी इसके होल्स बंद होंगे वो सब ओपन हो जाएंगे। आप एक बर्तन ले लें, मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है, इतना पानी कि जिसके अंदर ये पोनियाँ डिप हो जाएँ। फिर इसके अंदर आपने ऐड करनी है दो चीज़ें। फर्स्ट आपने ऐड करना है बेकिंग सोडा। आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी इसकी बड़ी अच्छी है। सेकंड चीज़, आपने या तो कोई डिश वॉश लिक्विड ऐड कर लें या डिश वॉश सोप थोड़ा सा आप पीस काट कर डाल दें, या आप डिटर्जेंट, मैंने डिटर्जेंट ऐड किया है। और फिर इस पानी में मैंने दोनों अपने टी स्ट्रेनर्स को डिप कर दिया है। अब आपने इस सॉस पैन को आग के ऊपर, फ्लेम के ऊपर रख दें और इसको हल्की सी आंच पर, जब तक ये पानी उबल नहीं जाता, आपने इसको फ्लेम को ऑन रखना है। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो फिर आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और अपने टी स्ट्रेनर्स को इस गर्म पानी में एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए डिप रहने दें, मगर आपने केयरफुली इन स्ट्रेनर्स को हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये गर्म होंगी। गर्म पानी में डिप रहने से आपकी टी स्ट्रेनर्स के अंदर जितनी भी पत्ती फंसी होगी वो सब नरम पड़ जाएगी और ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। आफ्टर 20 मिनट्स, कुछ देर के बाद आप जब देखेंगे कि स्ट्रेनर्स जिस पानी में डिप थी वो पानी कितना गंदा है, सब जितनी पत्ती उन होल्स के अंदर फंसी हुई थी वो सब निकल गई है। अब आप कोई भी डिश वॉश सोप से अच्छे से इसको साफ़ कर लें और वॉश कर लें। आप देखेंगे इसके होल्स जितने भी बंद हुए हुए थे, जो पत्ती फंसी हुई थी वो सब निकल गई है। आपको मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ी और आराम से आपकी स्ट्रेनर साफ़ हो गई हैं। टिप को फॉलो करेंगे तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। बिफोर एंड आफ्टर आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली रिज़ल्ट पता चल सके कि इस टिप ने आपकी स्ट्रेनर्स को कितने अच्छे से साफ़ किया है। नेक्स्ट टिप भी किचन से रिलेटेड है। शरबत की, रूह अफ़ज़ा की और डिफरेंट जूस की बोतलें होती हैं और चीनी के जार, जिन पर चुंटियाँ बड़े आराम से आ जाती हैं। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो एक दो ड्रॉप्स बाहर गिर जाते हैं बोतल के बाहर और इससे बोतल भी गंदी हो जाती है। अगर इसको वैसे ही इसको अपनी काउंटर टॉप पे रख दें या काउंटर के अंदर तो इससे चुंटियाँ आ जाती हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि आप एक लिक्विड बनाएं और इसको इस बोतलों के ऊपर आपने टिश्यू पेपर की हेल्प से या कॉटन की हेल्प से लगाना है, तो इससे चुंटियाँ नहीं आएंगी। फर्स्ट आपने इन बोटल्स को पहले इन लिक्विड को अप्लाई करने से पहले वॉश करना है अच्छे से, ताकि जितना भी बाहर शरबत जूस लगा हुआ है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर आपने एक प्याली में थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें आपने सबसे पहले सॉल्ट, नमक को ऐड करना है और फिर विनेगर, सिरका, ये दोनों चीज़ें आपने पानी में ऐड कर कर अच्छे से आपने इसको डिज़ोल्व करना है और फिर आपका ये लिक्विड रेडी है। इस लिक्विड को आपने टिश्यू पेपर की हेल्प से या कॉटन की हेल्प से, जो भी बोटल्स हैं शरबत की, जूस की या शुगर के जार, आपने उन सब के बाहर इनको अच्छे से अप्लाई कर देना है ताकि चूंटियाँ इसके पास ना आएँ।
बिल्कुल सेम इसी तरह आपने इस टिप को फॉलो करना है। इस टिश्यू पेपर को डिप करना है लिक्विड में और अपनी बोटल्स को बाहर अच्छे से इस लिक्विड को अप्लाई कर देना है। इससे ये होगा कि चूंटियाँ आपकी बोतल के पास नहीं आएंगी। और इसी तरह मैंने इस लिक्विड को अप्लाई किया है शुगर सिरप पे। सेम टिप आप शुगर सिरप की बोटल्स पे, मेडिसिन की बोटल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और एट द एंड मैंने शुगर के जार पे भी, क्योंकि उस पर तो अक्सर ही चूंटियाँ आ जाती हैं, उस पर भी अच्छे से मैंने इस लिक्विड को अप्लाई कर दिया है। अब चलते हैं वीडियो की आखिरी लास्ट स्पेशल टिप की तरफ। एयर कूलर आजकल हब्स कर रहे हैं, सबको ये प्रॉब्लम हो रही है। अब आगे मानसून बरसात का मौसम आएगा तो कूलर जो है हब्स करना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा और कूलिंग नहीं करेंगे। तो इसका प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रही हूँ, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आजकल बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फर्स्ट टिप तो ये है कि आपने अपने एयर कूलर, चाहे उसकी बॉडी प्लास्टिक की हो, स्टील की हो, कोई भी कूलर हो, उसकी क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। उसमें जो पैड लगे होते हैं, जालियाँ, वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो और कोई भी ब्लॉकेज ना हो, ताकि उसमें एयर की सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि अगर आपके एयर कूलर के पैड, जालियाँ साफ़ होंगी, कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगी, उसके सुराख ओपन होंगे, तो हवा बड़े अच्छे से सर्कुलेट होगी, बाहर की ताज़ा हवा अंदर जाएगी कूलर के और कूलर ताज़ा हवा को फेंकेगा बाहर। अगर ब्लॉकेज होगी, जालियाँ बंद होंगी, तो अंदर की हवा दब जाएगी कूलर के अंदर और वो फिर हबस क्रिएट करना शुरू कर देगा, जिससे आपके घर के अंदर हबस होगी और आपका जिस्म चिपचिपाहट करना शुरू कर देगा। सेकंड पॉइंट ये है कि आपने अपने एयर कूलर को ऐसी जगह पर प्लेस करना रखना है जहाँ पर बैक उसकी बाहर की तरफ हो, विंडो ओपन हो उसकी तरफ हो, या फिर कमरे के बाहर उसकी बॉडी हो, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। वेंटिलेशन अच्छी होगी, सर्कुलेशन अच्छी होगी, तभी आपका कूलर काम करेगा और ताज़ा हवा को फेंकेगा। अगर आप बंद कमरे में, बंद खिड़कियों में कूलर को अंदर रख कर चलाएँगे तो वो हबस क्रिएट करेगा, हवा की सर्कुलेशन नहीं होगी, वेंटिलेशन नहीं होगी, जिससे हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाएगा और ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि आप अपने एयर कूलर को ऐसी जगह पर प्लेस करें घर में जहाँ पर प्रॉपर हवा का गुजर हो, हवा की सर्कुलेशन हो, वेंटिलेशन हो और वो जगह हवादार हो। क्योंकि अगर आप एयर कूलर को अंदर कमरे में ही रखेंगे तो वो अंदर की गर्म हवा ही अंदर लेके जाएगा अपने अंदर और वो बाहर गर्म हवा ही फेंकेगा, हबस क्रिएट करेगा। तो आप अपने घर की सारी विंडोज़ और डोर को ओपन करके रखें, बंद ना रखें, ताकि हवा की प्रॉपर सर्कुलेशन हो। थर्ड पॉइंट ये है कि एग्जॉस्ट फैन आपके घर में, स्पेशली किचन में और वॉशरूम में लगे होते हैं, आप उनको भी ऑन कर रखें। अगर आपके पास एग्जॉस्ट फैन है और ऐसी विंडो है जहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं, तो आप इस विंडो पर इस एग्जॉस्ट फैन को उल्टा कर लगा दें, स्पेशली बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में, ताकि आपका कूलर हब्स क्रिएट ना करे। क्योंकि एग्जॉस्ट फैन इसलिए होता है ताकि वो अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंके। अगर आप इसको उल्टा करके लगाएंगे तो वो बाहर की ताज़ा हवा अंदर लेके आएगा और हब्स वाली हवा अंदर से बाहर फेंकेगा। क्योंकि इससे आपका एग्जॉस्ट फैन उल्टा वर्क करता है, अंदर की नमी और हब्स वाली हवा को बाहर फेंकेगा और बाहर की ताज़ा हवा खींचकर अंदर लेके आएगा। ये टिप रियली वर्क करेगी, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें। इससे आपके कमरे के अंदर की हवा में नमी का तनासब, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, हबस कम हो जाएगी। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि जब आप कूलर में पानी ऐड करते हैं तो आपने एक ऐसा लिक्विड बनाकर अपने कूलर के पानी में डालना है जिससे ये एज अ डीह्यूमिडिफायर काम करेगा। मींस वो हवा में मौजूद नमी को कम करेगा। बाज़ार में इस तरह के डीह्यूमिडिफायर इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी मिलते हैं जिसके अंदर लिक्विड होता है। जब आप उसको चलाते हैं वो ऐसे वर्क करता है कि हवा में मौजूद नमी को, ह्यूमिडिटी को कम करता है, हब्स को कंट्रोल करता है। तो इस लिक्विड को हम घर में बनाएंगे और हम अपने कूलर में शामिल करेंगे, जिससे आपका कूलर इसी ह्यूमिडिफायर इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करेगा और आप हवा में मौजूद नमी के तनासुब को, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा। इसके लिए आपने एक बर्तन में पानी लेना है और आपने इसमें 3 चीज़ें ऐड करनी हैं। 2 ऐसी नेचुरल थिंग्स हैं जो कि एज अ डीह्यूमिडिफायर काम करेंगी, हवा में मौजूद नमी के तनासुब को कंट्रोल करेंगी। फर्स्ट जो आपने ऐड करना है वो है रॉक सॉल्ट। आपने 1 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट ऐड करना है और सेकंड थिंग है बेकिंग सोडा, वो भी 1 टेबलस्पून आपने ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें एज अ डीह्यूमिडिफायर काम करेंगी और हवा में मौजूद नमी के तनासुब को कंट्रोल करेंगी। और थर्ड चीज़ आपने जो ऐड करनी है वो है डिटर्जेंट सर्फ, ताकि आपके कूलर के पानी में शामिल होकर वो कूलर को अंदर से अच्छे से क्लीन करे, उसके इनर पार्ट्स को साफ़ करे। मार्केट में भी इसी तरह के डीह्यूमिडिफायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके अंदर लिक्विड फिल होता है, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। अगर आप इस लिक्विड को अपने एयर कूलर में शामिल करेंगे तो आपका एयर कूलर भी इसी
डिह्यूमिडिफायर इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करेगा, हवा में मौजूद नमी के तनासब को कम करेगा, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा। लास्ट टिप ये है कि आप अपने एयर कूलर को बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में जब हबस करता है, लो स्पीड पर चलाएं। इसके दो फ़ायदे हैं। लो स्पीड पर चलाने से एक तो कूलर आपका हबस कम करेगा, हबस नहीं करेगा, और सेकंड आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। अगर आप कूलर को हाई स्पीड पर चलाते हैं तो वो यूनिट भी ज़्यादा लेता है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। अगर आप लो स्पीड पर चलाएंगे तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और हबस भी कम होगी। कूलर की हब से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, टिप्स, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।